नमस्कार। इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम सीधे उस विशाल मल्टी स्टेट डिजिटल चोरी की गहराई में जाने वाले हैं, जिसे हाल ही में साइबराबाद पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। साइबर क्राइम की खबरें तो अक्सर आती ही रहती हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे काम करने वाले पूरे सिंडिकेट और उसके तौर तरीकों को इतने करीब से देखने का मौका बहुत कम मिलता है। तो चलिए, न्यूज़ रिपोर्ट्स और पुलिस डेटा के जरिए एक ऐसे संगठित अपराध के पर्दे के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं, जिसने कई राज्यों में अपना जाल बिछा रखा था। 2 करोड़ 93 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, एक झटके में किसी की जीवन भर की इतनी बड़ी कमाई गायब हो जाए। ये महज एक सिंगल ट्रेडिंग धोखाधड़ी का मामला है, और इसी ने पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी और एक बड़े राष्ट्रव्यापी क्रैकडाउन की शुरुआत की। ये सचमुच एक हाईटेक, बेहद शातिर तरीके से की गई करोड़ों की डिजिटल डकैती थी। तो चलिए, हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी स्टेट साइबर भंडाफोड़, कैसे महज एक हफ्ते में 19 गिरफ्तारियां हुईं। 25 मार्च से 31 मार्च के बीच साइबराबाद पुलिस ने जो किया, वो वाकई कमाल का था। सिर्फ 7 दिनों के भीतर 19 गिरफ्तारियां। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये गिरफ्तारियां किसी एक शहर से नहीं, बल्कि कई अलग अलग राज्यों से हुईं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई आम हैकर का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा कॉर्पोरेट स्तर का सिंडिकेट था, जो राज्यों की सीमाओं के पार बहुत ही तेजी से और संगठित तरीके से काम कर रहा था। इस ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 17 मामलों को सुलझाया। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात देखिए, इन 17 में से 11 मामले सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग धोखाधड़ी के थे। यानी पकड़े गए 19 में से 12 आरोपी इसी एक क्राइम से जुड़े थे। जॉब स्कैम और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी हैं, लेकिन डेटा से बिल्कुल साफ है कि ट्रेडिंग फ्रॉड आजकल जालसाजों का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग स्कैम की इनसाइड स्टोरी। आखिर ये 2.93 करोड़ रुपए का धोखा हुआ कैसे? इस सिंडिकेट के पास ठगी करने के लिए कुछ बेहद अचूक हथियार थे। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो देखने में बिल्कुल असली इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे लगते थे। नकली ट्रेडिंग वेबसाइट्स, जिन पर लाइव मार्केट का फेक डेटा चलता रहता था। इसके अलावा अवैध लेन देन के लिए म्यूल या किराए के बैंक खाते और जाली दस्तावेजों से लिए गए मोबाइल नंबर, इन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने डिजिटल दुनिया में मानो एक समानांतर नकली वित्तीय दुनिया ही खड़ी कर दी थी। शिकार को फंसाने का तरीका बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। सबसे पहले हैदराबाद के एक व्यक्ति को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां कुछ लोग खुद को मार्केट एक्सपर्ट बता रहे थे। शुरुआत में विश्वास जीतने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा सा मुनाफा निकालने की छूट भी दी गई। शुरुआती सफलता से विश्वास और लालच दोनों पैदा हुए। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया, तब उनसे अलग अलग चरणों में 2.93 करोड़ रुपए निवेश करवा लिए गए। और फिर अचानक सब कुछ ब्लॉक। पैसे तो गए ही, उल्टा उसी व्यक्ति से और पैसों की मांग की जाने लगी। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, म्यूल खातों का पर्दाफाश। धोखाधड़ी का ये बुनियादी ढांचा आखिर काम कैसे करता है? तो ये म्यूल बैंक खाता आखिर क्या बला है? सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये किराए का बैंक अकाउंट होता है। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड अपना असली खाता कभी इस्तेमाल नहीं करते। वे आम लोगों के खातों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि धोखाधड़ी का पैसा पहले वहां जाए और फिर वहां से कई अन्य खातों में ट्रांसफर हो जाए। इससे पैसे के असली स्रोत और मेन क्रिमिनल तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार साइबराबाद पुलिस ने डिजिटल सुरागों को नहीं छोड़ा। उन्होंने पैसों के ट्रेल का पीछा किया और तेलंगाना से शेखर और दिनेश कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। अब ये दोनों मास्टरमाइंड तो नहीं थे, लेकिन इस पूरी मशीन के सबसे अहम पुर्जे जरूर थे। कमीशन के लालच में इन्होंने ही गिरोह को अपने बैंक खाते सप्लाई किए थे, जहां से करोड़ों की रकम गुजरी थी। इस बात को और भी पुख्ता करता है डीसीपी टी साई मनोहर का ये बयान। उन्होंने साफ कहा है, ये आरोपी कोई मासूम खाता धारक नहीं थे। उन्होंने धोखाधड़ी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए जानबूझकर म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई महज थोड़े से कमीशन के लिए अपना बैंक खाता किसी और को देता है, तो वो भी कानून की नज़र में बराबर का अपराधी है। और अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, पीड़ितों के पैसे वापस दिलाना। पैसों की ये लंबी ट्रैकिंग कैसे हुई? अक्सर ऐसा लगता है ना कि साइबर फ्रॉड में पैसा एक बार गया तो बस गया, लेकिन यहां कहानी अलग थी। ये कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं थी। पुलिस की कड़ी प्रशासनिक और कानूनी मेहनत के बाद सिर्फ एक हफ्ते के भीतर 125 मामलों में अदालतों से 884 रिफंड ऑर्डर सुरक्षित किए गए।
जरा सोचिए, इतने सारे बिखरे हुए पैसों को ट्रैक करना, उन्हें फ्रीज करना और कानूनी तौर पर वापस मंगाने का आदेश लाना, ये कितनी बड़ी और थका देने वाली प्रक्रिया रही होगी। और इसका शानदार नतीजा क्या निकला? 4.35 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो अब धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को वापस की जाएगी। ये सिर्फ पैसों की रिकवरी नहीं है, बल्कि सिस्टम में लोगों के विश्वास की वापसी है। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के साथ साथ उनका लूटा हुआ पैसा वापस लाना वाकई इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत है। अब अंत में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर महज एक हफ्ते के फोकस ऑपरेशन में कई राज्यों से 19 अपराधी पकड़े जा सकते हैं और करोड़ों रुपए बरामद हो सकते हैं, तो जरा सोचिए, ये डिजिटल अंडरवर्ल्ड असल में कितना विशाल है। ना जाने कितने और ऐसे सिंडिकेट होंगे जो अभी भी छुपे हुए हैं और काम कर रहे हैं। हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये सवाल हमेशा हमें याद दिलाएगा कि इस डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।